हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में हम 11 करंट अफेयर क्वेश्चन और इसकी व्याख्या और साथ में हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं अपने 16 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एमपॉक्स को किया है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नया नाम जो है क्या रख दिया है? तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है एमपॉक्स, और एमपॉक्स को ही दूसरी बार स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया है। एमपॉक्स जो है सबसे ज़्यादा किस देश में देखा जाता है? तो सबसे ज़्यादा फैलता है अफ्रीका महाद्वीप में। एमपॉक्स जो है किस वायरस से होता है? तो एमपॉक्स जो है यह DNA वायरस से फैलता है। तो इसे ही दूसरी बार स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बारे में व्याख्या देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। सेकेंड प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में समाप्त हुए नियो वाइज टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है? नियो वाइज टेलीस्कोप मिशन का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा से संबंधित है। इसके बारे में देखें तो नियो वाइज टेलीस्कोप मिशन यह लॉन्च कब किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2009 में। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन जो है अब समाप्त हो गया है, यानी नियो वाइज टेलीस्कोप मिशन अब यह समाप्त हो गया है। इसका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है। इस टेलीस्कोप ने अपनी अंतिम फ़ोटो किस तारामंडल की खींची थी? तो फॉरनेक्स तारामंडल की फ़ोटो खींची थी, और इसका जो है अभी समाप्त हो गया है, इसका टाइम अभी समाप्त हो गया है। और यह फ़ोटो जो है किस माध्यम से खींचता है? तो इंफ्रारेड सर्वे द्वारा यह जो है आकाश और क्षुद्र ग्रहों की इमेज बनाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नियो वाइज टेलीस्कोप मिशन इंफ्रारेड सर्वे द्वारा आकाश, क्षुद्र ग्रह या फिर तारामंडल, इन सभी की इमेज को पृथ्वी पर भेजता था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2009 में। और अभी जो है यह मिशन समाप्त हो गया है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नियो टेलीस्कोप का संबंध किस देश से हो जाएगा? नासा से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करते हैं रॉसकॉस्मॉस, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह रूस की स्पेस एजेंसी है। अपने भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ये भी याद रखना है। अगर वहीं बात करें जाक्सा जो है, जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। और अभी हाल ही में कासा जो है ये इस स्पेस एजेंसी का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। और नासा मैंने पूछा, तो ये नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है, ये भी आपको याद रख लेना है। हमारा थर्ड प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? तो किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के ऊपर नैतिकता का उल्लंघन लगाकर जो है उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ऐसा किया गया है थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ। हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो थाईलैंड के जो संवैधानिक न्यायालय है उन्होंने PM थ्रेसा थाविसिन को बर्खास्त कर दिया है, ये आपको याद रखना है। तो थाईलैंड के PM कौन है? थ्रेसा थाविसिन। इनको भी हाल ही में संवैधानिक न्यायालय के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और न्यायालय के द्वारा इन पर कौन सा आरोप लगाया गया है? तो इन पर आरोप लगाया गया है कि थ्रेसा थाविसिन ने एक दोष सिद्ध व्यक्ति को मंत्री बनाया था। तो एक दोष सिद्ध व्यक्ति को मंत्री बनाया था, जिसके कारण जो है इन्हें प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया।
और इस व्यक्ति पर, जो एक व्यक्ति था जिसको इन्होंने मंत्री बनाया था, उस व्यक्ति पर क्या आरोप था कि वो घूस लेता था। ठीक है, तो क्या लेता था, तो वो घूस लेता था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को ये बात भी पता थी कि यह व्यक्ति जो है घूस लेता है, उसके बावजूद उन्होंने उसको मंत्री पद पे नियुक्त किया था। इस कारण जो है संवैधानिक न्यायालय ने श्रेथा थाविसिन को बर्खास्त कर दिया। अगर बात करें कि थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो यहाँ की थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। भारत और थाईलैंड के बीच में 2 अभ्यास होते हैं, एक तो मैत्री अभ्यास और दूसरा होता है अयुत्या अभ्यास। सफ़ेद हाथियों का देश अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में हटा दिया गया या फिर उनको जो है उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। जैसे हंगरी के जो प्रेसिडेंट थी कैटलिन नोवाक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद जो है हंगरी की नई पीएम कौन बनाई गई हैं, नई प्रेसिडेंट कौन बनाई गई हैं, तो तमस सुलियोक बनाए गए हैं। आयरलैंड के पीएम ये कौन थे, तो लियो वाराडकर थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद जो है आयरलैंड के नए पीएम कौन बनाए गए हैं, तो साइमन हैरिस बनाए गए हैं। और बांग्लादेश की पीएम कौन थी, तो ये शेख हसीना थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद जो है बांग्लादेश के नए पीएम कौन बनाए गए हैं, तो ये मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। 4th हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है, तो दुनिया की सबसे पुरानी चंद्र सौर कैलेंडर की खोज तुर्की, इजराइल, यूक्रेन, ब्राज़ील, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की में हुई है। गोबेकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यह स्थान अगर पूछे कहाँ पर है, तो गोबेकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये कहाँ पे है, तो यह तुर्की में है। और यहीं पर जो है दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर की खोज की गई है, ये आपको याद रखना है। और इस बात की पुष्टि होती है जब इस सर्वे साइट्स पे जो है 13,000 वर्ष पुरानी खगोलीय घटना का उल्लेख मिला, तो इसी से यह अनुमान लगाया गया कि दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर यहीं पर खोजा गया है और जो कि स्थान संबंधित है तुर्की से। अगर बात करें तुर्की की राजधानी का क्या नाम है, तो यहाँ की राजधानी का नाम है अंकारा और तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है, लीरा। और तुर्की में एक झील पाई जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है, वान गोलू झील। इस झील की लवणता सर्वाधिक है। और तुर्की में जो पठार पाए जाते हैं उसे एशिया माइनर का पठार और अनातोलिया का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लल्लन टॉप में, इजराइल की राजधानी का क्या नाम है, जेरूसलम है। और इसके बाद अगर बात करते हैं इजराइल की जो संसद है इसका क्या नाम है, तो यहाँ की संसद का नाम है नीसेट। यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है, कीव है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, तो यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिवेनविया। यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो ऑपरेशन चलाया गया था गंगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, गोविंद मोहन, टीबी सोमनाथन, प्रवीणा राय या प्रीति सूदन। तो सभी ऑप्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी सोमनाथन जी को। अब देखते हैं कैबिनेट सचिव जो है अभी किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है टीबी सोमनाथन जी को बनाया गया है। और ये किनके स्थान पर आए हैं, तो ये राजीव गाबा के स्थान पर नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। भारत में अगर बात करते हैं कि भारत में आईएएस का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो कैबिनेट सचिव का है, ये आपको याद रखना है। और नए कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं, तो टीबी सोमनाथन जी बनाए गए हैं। एक और पद नया बनाया गया है और इस पद पर नए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन बनाए गए हैं, तो गोविंद मोहन जी बनाए गए हैं। राजीव गाबा, इनके बारे में थोड़ी सी देखते हैं। तो राजीव गाबा समिति का जो है गठन क्यों किया गया था, तो जो LGBTQ समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए जो है राजीव गाबा समिति बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं, राज्य में सिविल सर्विसेज का सर्वोच्च पद अगर पूछे कौन सा होता है, तो मुख्य सचिव का होता है। राज्य में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो DGP यानी पुलिस महानिदेशक का होता है। और प्रीति सूदन क्या बनाई गई हैं, तो UPSC की हेड बनाई गई हैं। और ये किनके स्थान पर बनी हैं, तो ये मनोज सोनी के स्थान पर बनी है। किसके, तो मनोज सोनी के स्थान पर अगर पूछे UPSC की नई चेयरमैन कौन बनाई गई हैं, तो प्रीति सूदन जी बनाई गई हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो टीबी सोमनाथन जी बने हैं। और इसके बाद गृह सचिव कौन बनाए गए हैं, तो गोविंद मोहन जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां,
हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की है? तो प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज किसने करी है? किस देश ने? जर्मनी, इटली, कनाडा, दक्षिण कोरिया, या ये दक्षिण कोरिया है, ठीक है, कि दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी ने करी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जर्मनी में अभी हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की गई है। इस कवक का नाम रखा गया है माइक्रोफुंगी। माइक्रोफुंगी इसका नाम रखा गया है, जो केवल प्लास्टिक ही इसका भोजन है, जो केवल प्लास्टिक ही खाता है। और यह खोज किया गया है जर्मनी के द्वारा, ठीक है। तो जर्मनी के साइंटिस्टों ने अभी प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी है, जो प्लास्टिक ही खाता है, और इसका नाम है माइक्रोफुंगी, इसका नाम रखा गया है। कवक का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और कवक की कोशिका भित्ति अगर पूछे किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? तो कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। कवक से अगर पूछे कौन कौन से रोग होते हैं? तो कवक से रोग होते हैं गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये इसकी ट्रिक है। गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये इसकी क्या है? तो ये इसकी ट्रिक है। और इससे जो है आप सभी को कवक से जो भी रोग होते हैं याद हो जाएगा। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद से हो जाएगा दाद और खाज, और दाद खाज खुजली हो जाएगा। यहाँ से दामाद खाए से दांत खाज खुजली हो जाएगा। अब फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फुट। तो ये 3 से 4 बीमारियां कवक से होती हैं, जो आप सभी को ट्रिक से याद रखना है। गंजा दामाद खाए फ्रूट। फिर इसके बाद देखते हैं शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, जबकि कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। एक बार फिर से प्रश्न को देखेंगे। जर्मनी में जो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज हुई है उसका क्या नाम रखा गया है? तो माइक्रोफुंगी उसका नाम रखा गया है। 7वां प्रश्न हमारा 2024 में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा जी। इसके बारे में व्याख्या देखें तो हुरन इंडिया अभी जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2024। इसमें बताया गया है कि भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, जो कि वर्तमान में HCL की चेयरमैन हैं। तो भारत की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, जो कि HCL की चेयरमैन हैं। जबकि अगर बात करते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रभावशाली परिवार अगर पूछे कौन सा है, तो वह अंबानी परिवार है। महिला में रोशनी नादर जी हैं, जबकि परिवार में पूछे तो अंबानी जी का फैमिली है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनाई गई हैं? तो नीता अंबानी जी बनाई गई हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह PT उषा जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में किस राज्य के नजरायण व काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो अभी जो है 3 नए पक्षी अभ्यारण्य शामिल किए गए हैं वेटलैंड्स की सूची में। तो 2 तो दिया गया है, एक तो नजरायण और इसके बाद काजूबेली। इन दोनों का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो ये दोनों संबंधित है तमिलनाडु से। हमारे भारत में अब तक कितनी रामसर साइट थी? तो 82 थी, लेकिन 3 नई रामसर साइट शामिल होने से इनकी संख्या 85 हो गई है। तो 3 नई रामसर साइट कौन है, इनको देख लेते हैं। एक तो है नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा है काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, और तीसरा है तवा जलाशय। तो इन 3 अभ्यारण्य को जो है अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, जिनमें से नजरायण और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों जो है अगर पूछे किस राज्य में है, तो ये दोनों तमिलनाडु में है, याद रखना है। और जबकि तवा जलाशय पूछे कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में है। तो ये भारत की टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं 3 शामिल होने के बाद? तो ये 85 हो गई हैं। अगर बात करते हैं कि रामसर साइट में पहला स्थान अगर पूछे किस राज्य का है, तो पहला स्थान है तमिलनाडु का। और सेकंड स्थान पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट अगर पूछे किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान है उत्तर प्रदेश का, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। जब हमारे पास 82 रामसर साइट हुआ करती थी, तो उस टाइम पे 2 कौन से रामसर साइट शामिल हुए थे? एक तो नागी शामिल हुआ था, इसके बाद जो है एक नकटी पक्षी विहार शामिल हुआ था। तो ये दोनों पक्षी विहार अगर पूछे किस राज्य के हैं, तो ये बिहार के हैं। तो इसके बाद हमारे
देश में टोटल कितने रामसर साइट हो गई थी? 82 हो गई थी और 3 अभी शामिल होने से 85 हो गए हैं। तो तीनों को याद रखना है, जिनमें से नजनारायण और काजूबेली ये दोनों तमिलनाडु के हैं और तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हाल ही में भारत में विश्व वेटलैंड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 2024 में भारत में विश्व वेटलैंड सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। रामसर कन्वेंशन अगर पूछे पहली बार कब किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को किया गया था। रामसर कन्वेंशन अगर पूछे किस देश में हुआ था? तो यह ईरान में हुआ था। रामसर कन्वेंशन अगर पूछे किसके लिए हुआ था? तो आर्द्रभूमि यानी दलदली भूमि के संरक्षण के लिए किया गया था। आर्द्रभूमि से अगर पूछे कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन गैस निकलती है। जो भी दलदली भूमि होती है वहाँ से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? ये फेंका जो ऐसे मतलब फेंकते हैं, इस प्रकार का एक बम है। इसका भी जो है सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। और इस बम का क्या नाम है? तो इस बम का नाम है गौरव। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। DRDO द्वारा अगर बात करते हैं कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम गौरव रखा गया है और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया है। DRDO जो भी अपने परीक्षण करता है वो उड़ीसा के तट से करता है। और इस बम को अगर पूछे किस विमान से गिराया गया है? तो सुखोई विमान से गिराया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर वहीं बात कर लेते हैं DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वदेशी हल्का टैंक जो भी हाल ही में DRDO के द्वारा बनाया गया था, इसका नाम क्या रखा गया है? जोरावर रखा गया है। रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, समर क्या है? तो समर भारत का वायु रक्षा प्रणाली है और इस समर में जो है किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। आकाश मिसाइल किस प्रकार से कार्य करता है? तो यह सतह से यानी सरफेस टू एयर या सतह से हवा में अटैक करता है। नेक्स्ट हमारा है, वसारोध क्या है? तो वसारोध भी एक वायु रक्षा प्रणाली है, लेकिन यह कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत अगर पूछे किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि 5 मिसाइल अगर पूछे किस तकनीकी पर आधारित है? तो MIRV तकनीकी पर आधारित है, यानी मल्टीपल टारगेट पर यह आधारित है। अग्नि 5 मिसाइल से एक साथ कई ठिकानों पर एक साथ निशाना लगाया जा सकता है और इसी विधि को जो है क्या बोलते हैं? इसी तकनीकी को जो है MIRV तकनीकी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? तो आपको बताना कि डोड्डा गणेश किस देश के नए मुख्य क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं केन्या के। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डोड्डा गणेश को जो है अभी किस देश का क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया गया है? तो केन्या के बनाए गए हैं और ये एक फास्ट बॉलर हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मर्केल जो है किस देश के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं? तो मर्केल जो है बॉलिंग कोच बनाए गए हैं अपने इंडिया के। जबकि भारत के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं क्रिकेट टीम के? तो गौतम गंभीर हैं। और बॉलिंग के कोच कौन बनाए गए हैं? तो मर्केल बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और डोड्डा गणेश जो है ये फास्ट बॉलर थे और ये किस देश के कोच बनाए गए हैं? तो ये मुख्य कोच बनाए गए हैं केन्या देश के। केन्या की अगर राजधानी की बात करते हैं तो केन्या की राजधानी का क्या नाम है? नैरोबी है। और नैरोबी में ही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है, ये भी याद रखना है। अगर बात करें UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। 11वां प्रश्न देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मोदी जी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा झंडा फहराए हैं और इन्होंने अब तक कितनी बार तिरंगा झंडा लाल किले से फहरा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 11 बार। स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है और इसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत पहली बार कब होती है? तो 2011 में होता है। क्यों मनाया जाता है इसको? तो विभाजन विभीषिका दिवस के यानी कि 14 अगस्त को
जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा जब हुआ था, तो भारत से जो भी मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए थे और जो भी हिंदू भाई पाकिस्तान से भारत में आए थे, तो इनको आने जाने में जो जिस फैमिली को बहुत तकलीफ़ हुई थी, या फिर उनकी याद में ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि 15 अगस्त को पीएम मोदी जी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री जी अगर पूछे कि ध्वजारोहण किस जगह से करते हैं, तो लाल किले से करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अगर वही बात करें सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो 3 आप सभी को प्राइम मिनिस्टर के बारे में याद रखना है। सबसे अधिक बार ध्वजारोहण किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लगभग 17 बार इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने 17 बार जो है ध्वजारोहण किया है। इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर पीएम मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी अब तक जो है लाल किले से 11 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस पर, यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और इस दिन जो है ध्वजारोहण कौन करती हैं, तो राष्ट्रपति जी करती हैं। और राष्ट्रपति जी ध्वजारोहण कहाँ से करती हैं, तो ये कर्तव्य पद से करती हैं। और वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता दिवस पर अगर ध्वजारोहण की बात करें कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो कि कल 15 अगस्त को किए थे। प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण कहाँ से करते हैं, तो लाल किले से करते हैं, जबकि राष्ट्रपति कहाँ से करते हैं, तो कर्तव्य पथ से करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी सारी आज की करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।